नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। लोकतंत्र में पश्चिम बंगाल में बीजेपी को मात देने के बाद ममता बनर्जी का सियासी कद अब बढ़ गया है। बंगाल में मोदी बनाम ममता की जंग थी और जिस तामझाम के साथ पीएम मोदी समेत बीजेपी के तमाम नेताओं ने बंगाल में ताकत झोंकी, उसके बाद ममता बनर्जी से करारी हार के बाद सियासी हवा का रुख कुछ और ही हो गया है। बेजान बड़े विपक्ष में अचानक से जान आ गई। ममता की जीत पर विपक्ष एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहा है। ज्यादातर नेताओं ने ममता बनर्जी को जीत की बधाई दी। शिवसेना ने सामना में पीएम मोदी और अमित शाह पर निशाना साधा और ममता के भाषण के तुरंत बाद ही विपक्ष के तमाम नेताओं ने कोविड लेकर केंद्र सरकार को पत्र तक लिख डाला और फ्री वैक्सीन और ऑक्सीजन की मांग की है। सवाल ये है कि क्या ममता विपक्ष की एक छत्र नेता बन सकती हैं? दरअसल इस वक्त विपक्ष बिल्कुल बिखरा हुआ है। कांग्रेस आंतरिक मतभेदों में उलझी हुई है। मौजूदा नतीजों से भी कांग्रेस आहत है और शरद पवार हो या फिर मायावती, अखिलेश उद्धव ठाकरे हो या फिर चंद्रबाबू नायडू, विपक्ष के किसी भी नेता में सीधे मोदी को टक्कर देने का सामर्थ्य नहीं है और ऐसे में विपक्ष की निगाहें ममता बनर्जी पर टिक गई। वोटिंग के दौरान भी ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी समेत तमाम विपक्षी दलों को खत लिखकर बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी ममता बनर्जी ने 22 दलों के 24 नेताओं को एक मंच पर लाने की कोशिश की थी। अब सवाल यह है कि क्या ममता की जीत से विपक्ष के हौसले बुलंद हैं? क्या अब वे कोविड पर केंद्र को घेरने का हौसला कर सकते हैं? क्या ममता को भी विपक्ष की अगुवाई का मौका मिला? और वहीं कोविड का सहारा विपक्ष महज सियासत के लिए तो नहीं कर रहा है और उसके साथ साथ तमाम सवालों की भी पड़ताल करेंगे, उनके जवाब भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालिए रिपोर्ट पर। ममता की जीत से खिला विपक्ष। विपक्ष को मिला बूस्टर डोज। विपक्षी एकता को मिली नई ऊर्जा। कोविड पर भी एकजुट हुआ विपक्ष। क्या एकजुटता से बदलेगी तस्वीर? पश्चिम बंगाल में जीत टीएमसी की हुई, लेकिन ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया विपक्ष का। ममता बनर्जी की जीत से विपक्ष का आत्मविश्वास अचानक बढ़ गया है। पश्चिम बंगाल में चुनाव मोदी बना ममता के बीच था। बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन दीदी के आगे किसी की नहीं चली और खेल हो गया। ममता की शानदार जीत ने उनका राजनीतिक कद बढ़ा दिया है। सवाल यह है कि क्या बंगाल जीतकर अब ममता दिल्ली कूच करेंगी? ममता अब मोदी विरोधी विपक्ष का देश भर में नेतृत्व करेंगी। ममता ने 31 मार्च को पश्चिम बंगाल चुनाव के बीच 15 दलों को चिट्ठी लिखकर एकजुट होने की अपील की थी। ममता ने लिखा था कि लोकतंत्र और संविधान पर बीजेपी के हमलों के खिलाफ एकजुट और प्रभावी संघर्ष का वक्त आ गया है। इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनावों के समय भी उन्होंने 22 दलों के 24 नेताओं को एक मंच पर लाकर विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की थी। बड़ा सवाल ये है कि क्या ममता विपक्ष की एक छत्र नेता बन सकती हैं? दरअसल इस वक्त विपक्ष बिखरा हुआ है। कांग्रेस आंतरिक मतभेदों में उलझी है। मौजूदा नतीजों से भी कांग्रेस बेहद आहत है। शरद पवार हो या फिर मायावती, अखिलेश, उद्धव ठाकरे हो या फिर चंद्रबाबू नायडू, विपक्ष के किसी भी नेता में सीधे मोदी को टक्कर देने का सामर्थ्य नहीं है। ऐसे में विपक्ष की निगाहें ममता पर टिक गई हैं। ममता की जीत से विपक्षी दलों में खुशी की लहर है। विपक्ष के कई नेताओं ने बीजेपी को हराने पर उन्हें बधाई दी है। कांग्रेस के सीनियर नेता मनीष तिवारी ने ममता को झांसी की रानी तक कह दिया। शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा गया कि पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम ने ये साबित कर दिया है कि पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अजय नहीं है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ममता को सोशल मीडिया पर बधाई दी। ममता बनर्जी की शानदार जीत और कोरोना ने भी विपक्ष को एकजुट करने का मौका दिया है। जीत के बाद जैसे ही ममता का भाषण खत्म हुआ, विपक्ष के कई नेताओं ने केंद्र सरकार को एक संयुक्त चिट्ठी लिखी। इसके तहत मुफ्त वैक्सीन और ऑक्सीजन की मांग की गई। चिट्ठी लिखने वालों में ममता बनर्जी, एमके स्टालिन, सोनिया गांधी, तेजस्वी यादव, शरद पवार, हेमंत सोरेन, मायावती और अखिलेश यादव जैसे विपक्षी नेता शामिल हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या चुनावी नतीजों ने विपक्ष को एकजुट होने का मौका दिया है? क्या ममता को भी विपक्ष की अगुवाई का मौका मिला है? क्या विपक्ष ने केंद्र से कोविड पर एकजुट होकर ये दिखा दिया है कि वो सरकार पर हावी हो सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट।
जी हाँ, जो नतीजे सामने आए हैं पश्चिम बंगाल में, उसके बाद से हर किसी की निगाहें अगर देखा जाए तो ममता बनर्जी पर टिकी हुई हैं, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होना है। तो ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से निकलकर पूरे देश में अगर देखा जाए तो क्या विपक्ष का नेतृत्व करने वाली हैं, और विपक्ष उनके छत्र छाया में क्या लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है? ऐसे कई सवाल हैं। क्या अब विपक्ष की एक बड़ी उम्मीद ममता बनर्जी बन सकती हैं, और अगर हाँ तो फिर कांग्रेस की क्या जगह होगी? क्योंकि कांग्रेस अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय तौर पर सबसे बड़ी पार्टी है। बात करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि आजाद शर्मा हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इसके अलावा अजय अरोड़ा हैं, नेता कांग्रेस, वो भी हमारे साथ हैं, और संजय सरकार हैं, जो कि टीएमसी के नेता हैं, वो भी हमारे साथ हैं, और संजीव कौशिक, राजनीतिक विश्लेषक, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय अरोड़ा जी, इस वक्त हर किसी की जबान पर ममता बनर्जी का नाम है, उनकी जीत को लेकर वाहवाही है, और एक तरह से अगर देखा जाए तो ममता बनर्जी के रूप में लोग ये देख रहे हैं कि शायद विपक्ष को उनके रूप में एक बड़ा नेता मिल सकता है। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए आप ये कितनी बड़ी चिंता मानते हैं, खासतौर पे तब जब एक अंदरूनी कलह से जूझ रही है कांग्रेस? प्रियंका जी, कांग्रेस सबसे बड़ी और पुरानी पार्टी है, और जहां तक ममता जी की बात थी, हमने तो कल भी धन्यवाद दे दिया था, और आज भी उनको शुभकामनाएं और देते हैं आपके चैनल के माध्यम से भी कि अच्छा उन्होंने वहां पे काम किया और लोगों ने उनको मैंडेट भी दिया। और जहां तक आपने विपक्ष मजबूत की बात की, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, अभी समय दूर है, जैसे भी सभी लोग डिसाइड करेंगे उस तरह से हम काम करेंगे, और जो भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचा रही है केंद्र सरकार, इसके अगेंस्ट तो हमें सबको एकजुट होना ही पड़ेगा, चाहे कांग्रेस के झंडे के नीचे हो, जैसे भी हो। हमारा प्रयास रहेगा कि जिन्होंने देश का लोकतंत्र खत्म कर दिया, और एक बात प्रियंका और बोलूंगा, जो सब कुछ हो चुका, नतीजे भी आ गए, चुनाव स्थगित हो सकता था, ये केंद्र सरकार ने नहीं किया। और मैं सीधा सीधा चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि कोरोना काल में किस तरह उन्होंने अनुमति दी रैलियों की और बड़ी बड़ी मीटिंग्स की, और जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि 2 मई को जब नतीजे आ जाएंगे और कोई बड़ी रैली ना हो और कोई बड़ा जश्न ना हो, तो ये पहले भी कह सकते थे। लेकिन राहुल गांधी जी ने तो पहले कह दिया था, जब उन्होंने 5वें चरण में, 6ठे चरण में, जब उन्होंने दौरा एक किया 5वें चरण में, और दूसरे दौरे में उन्होंने मना कर दिया कि कोरोना काल के प्रोटोकॉल को देखते हुए अजय अरोड़ा जी, इन सब बातों का क्या फायदा है? नतीजे आ चुके हैं, वो आप बता चुके हैं कि बकायदा उन्होंने रैलियां कैंसिल कर दी, लेकिन अब इनका फायदा क्या? हम तो अब आगे की बात कर रहे हैं, आगे की बात के बीच में बात कीजिए ना कि आगे क्या। प्रियंका बिल्कुल कनेक्टेड है इससे। ये मैं जब बोल रहा हूँ कि किस तरह से चुनाव आयोग केंद्र सरकार के इशारे पे काम करता है और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था उसे खराब कर रहा है, इससे लिंक्ड है ये। इसलिए मैंने चेन जोड़ी ये वाली कि किस प्रकार से उन्होंने अपनी पावर का मिसयूज किया, दुरुपयोग किया, कि अंत में नतीजा क्या हुआ? जीत तो सत्य की हुई ना, नहीं हरा पाए सारे मिलके, पूरी कैबिनेट, पूरे मंत्रालय, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। और जहां तक आपने विपक्ष की बात की, अब आपके मुद्दे पे आता हूँ, जिस तरह की सिचुएशन होगी, जैसा संभव हो सकेगा, हमने इस केंद्र सरकार की जो नाकामी है, चाहे कोरोना के प्रति हो, चाहे किसी और समाज के प्रति हो, चाहे दवाइयों का काम हो, चाहे दवाइयों का एक्सपोर्ट हो, फिर बाद में इंपोर्ट हो, चाहे ऑक्सीजन का पहले निर्यात हो, फिर आयात हो, तो सारी बातों पे डिस्कस होगा और सभी मिलके ही इसे फाइनल करेंगे। और जैसा भी होगा समय आने पे प्रियंका, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि क्या होने वाला है। नहीं, ठीक है, अगर आप कोरोना की नाकामी की बात कर रहे हैं अजय जी, तो फिर उसके लिए जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, जहां पर बाकायदा इस वक्त कांग्रेस सत्ता में है, तो फिर उनका भी जिक्र शुरू हो जाएगा। वो भी कोई बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाए हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। महाराष्ट्र में वहां पर भी आप सरकार में, तो उस तरफ तो नहीं जाए, फिलहाल इसी मुद्दे पर रहते हैं। तो ऐसे में मेरा सवाल ये है कि मान लीजिए अभी स्थिति की आप बात करें, शायद उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का इंतजार आप कर रहे होंगे, पंजाब का इंतजार कर रहे होंगे कि जब वहां के नतीजे सामने आ जाएंगे तो उसके बाद आप हाल पर चर्चा करेंगे, लेकिन केरल के नतीजे आपके सामने हैं, और कितनी बुरी स्थिति का इंतजार कर रहे हैं आप, खासतौर पर तब जब G23 बाकायदा यहाँ पर आपके विरोध में बैठा हुआ है आपसी कलह के चलते। वो G20 नहीं, गांधी 23 है, पहली बात बता दूं आपको। उन्होंने खुद भी कहा था कि जी नहीं, गांधी 23 है, ठीक है, और उसी परिवार से हैं। और जहां तक आपने प्रश्न किया कि आपने जो हमारे शासित राज्य है, हमारी गठबंधन की सरकारें हैं, हम केंद्र पे निर्भर हैं, और
केंद्र से तो बार बार आग्रह किया, वैक्सीन को लेके भी हमने आग्रह किया कि महाराष्ट्र की आपने जब बात की, महाराष्ट्र में वैक्सीन पर्याप्त नहीं है, लोगों के रजिस्ट्रेशन ले हो गए और जहां जहां जब लोग अपने वैक्सीन के लिए गए तो वहाँ ताले बंद मिले। तो जिस वैक्सीन को निर्यात किया गया ये भी ठीक नहीं था। मैं आज क्रिटिसाइज नहीं कर रहा क्योंकि देश में मौतों का जगह जगह मौतों का लगा हुआ है, अंबार लगा हुआ है। अस्पताल में जगह नहीं है प्रियंका जी, शमशान में जगह नहीं है, कब्रिस्तान में जगह नहीं है। पहले तो हमें सिफारिश आती थी मेरी को, आजाद साहब को, कौशिक साहब को, सरकार साहब को कि हमें बेड उपलब्ध करा दें। ठीक है, एक बात बताइए अजय अरोड़ा जी, ये चुनाव जीतने के बाद, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जीतने के बाद, क्या आप मानते हैं कि ममता बनर्जी की फेस वैल्यू बढ़ी है? बिल्कुल, उन्होंने अच्छा काम किया और लोगों ने स्वीकार किया, इसमें क्या बुराई है? नहीं, ठीक है। पश्चिम बंगाल में, हाँ, पश्चिम बंगाल में उन्होंने नेतृत्व किया जिसके चलते अपने दम पर उन्होंने बीजेपी के विजय रथ को रोका। बिल्कुल, ठीक है। जो तो आप ये मानते हैं कि उनकी फेस वैल्यू बढ़ गई है? असम का आप देख लीजिए, केरल आप देख लीजिए और बाकी जगह देख लीजिए, वहां पर क्या आपको लगता है कि उनकी फेस वैल्यू के आगे जो कांग्रेस का नेतृत्व है वो फीका पड़ जाएगा? बिल्कुल नहीं, जितना प्रियंका समय की बात है, हम आपके चैनल पे सुन भी रही ये बातें और आपका प्रश्न करना भी जायज है और इसका उत्तर मैं बिल्कुल ठीक दूंगा। जहां जहां हम कमजोर हुए आत्ममंथन भी करते हैं और आगे हम भविष्य में सुधार भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि जहां हमारा प्रदर्शन बेकार रहा कि हम मंथन नहीं करेंगे। मैंने कहा ना, हमें अनुभव भी है, ज्ञान भी है। एक्चुअली कांग्रेस जो है वो स्वच्छ राजनीति करती है लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेके, और जिस प्रकार से बंगाल में चुनाव हुआ आपने देखा प्रियंका, रोज आग झगड़े, कोई टांग तोड़ रहे, कोई हाथ तोड़ रहे, इस प्रकार की राजनीति हम नहीं करते। लेकिन मैं फिर कहूंगा, आपके प्रश्न का उत्तर देते हुए बड़े विवेक के साथ हम बिल्कुल मंथन करेंगे, आपको पहले वाली कांग्रेस दिखा देंगे बहुत ही जल्दी। जिन राज्यों में चुनाव है दिख जाएगा आपको। और आपके प्रश्न मतलब ये हुआ कि 2014 के हार के बाद मंथन नहीं हुआ, 2017 की हार के बाद मंथन नहीं हुआ, विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश, और उसके बाद 2019 की हार के बाद आत्ममंथन नहीं हुआ। अभी भी आप कह रहे हैं कि अब आत्ममंथन करने की जरूरत है। करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान प्रियंका, करत अभ्यास की आपने भी पढ़ा, मैंने भी पढ़ा है। और द डे विल कम, सूनर और लेटर द डे विल कम। सुबह के बाद दोपहर, दोपहर के बाद शाम, शाम के बाद फिर सवेरा होगा, द डे विल कम। ठीक है आजाद शर्मा जी, जिस तरह से फेस वैल्यू बढ़ी है और जिस तरह से जीत हासिल की है ममता बनर्जी ने, जिस तरह से बीजेपी ने उनके सभी जो नजदीकी लोग थे उनको काट दिया, अलग कर दिया बिल्कुल उनसे और अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, उसके बावजूद भी ममता बनर्जी अपनी जगह पे टिकी रही और हार पूरी तरीके से बीजेपी को दिखा दिया कि हार की शक्ल कैसी होती है। ऐसे में फेस वैल्यू बढ़ने के बाद अब क्या मोदी वर्सेस ममता बनर्जी या मोदी वर्सेस कांग्रेस? बीजेपी में कोई हार का मुंह नहीं देखा प्रियंका जी। हमारी वहाँ देखिए, जो जीता वही सिकंदर, जो मुख्यमंत्री जिसकी पार्टी जीती वही सिकंदर, ये तो आप मानते हैं ना? नहीं, कोई सिकंदर नहीं है। पूरा गुंडागर्दी के उसपे इन्होंने पूरा इतने कार्यकर्ताओं की हत्या करवा के पूरा भय का माहौल पैदा करके जब ये इलेक्शन जीते हैं और फिर उसके बावजूद भी खुद हार गई ममता जी। और हमारी 3 सीट से 75 पर हमारी बढ़त है, तो ये हम इसको हार नहीं मानते, ये हमारी जीत है। ठीक है, ये आप विपक्ष वाली बात नहीं कर रहे हैं कि जब विपक्ष यहाँ पर हारता है तो उसके बाद वो ईवीएम पे दोष मरता है और उसके बाद जो सत्ता जो भी पार्टी जीती है वो कहती है कि सामने वाली जो पार्टी जीती है वो यहाँ पर गुंडागर्दी के जरिए जीती है, कहीं ना कहीं जो संसाधन है उनका दूसरी तरीके से इस्तेमाल करके जीती है। ये तो आप वही वाली बात कर रहे हैं। बधाई दीजिए उनके, आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बधाई दे चुके हैं, तो आपको क्या परेशानी है? प्रियंका जी, हम बधाई देते हैं जीत के लिए। हाँ, लेकिन इतनी गुंडागर्दी पूरे देश के सामने, कैसे कार्यकर्ताओं की हत्या, दफ्तर जलाए गए, पूरा भय का माहौल आपने सबने देखा। आपका चैनल भी दिखाता, जिसको बुलाने की तो आपने पूरी कोशिश की थी ना पश्चिम बंगाल में, तो भय के माहौल को, गुंडागर्दी को, टीएमसी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी को सब भुनाने की कोशिश की थी। उसके बावजूद भी पिछली बार से ज्यादा ही सीटें आई हैं। हमारी बहुत ज्यादा सीटें आई हैं और मजबूत विपक्ष। अब जो इनकी मनमानी चलती थी वो मनमानी नहीं चलने देंगे बंगाल में। हमारा बड़ा मजबूत विपक्ष सामने बैठा है। ठीक है, फिलहाल आप मोदी वर्सेस ममता बनर्जी मानते हैं राष्ट्रीय लेवल पर? नहीं, कुछ नहीं कहा। क्यों? इसका क्या आधार है? अकेले दम पर उन्होंने टक्कर दी, उसके बावजूद भी आप मानने को तैयार नहीं है? एक कुएं में घूमते रहो, कुएं का मेंढक, एक पूरे समुद्र में आप घूम रहे हैं, तो एक कोना अगर जीत गया तो टक्कर के हो गए, ममता बनर्जी टक्कर की हो गई श्रीमान मोदी जी के।
ऐसा नहीं। अच्छा, मतलब आप मानते कोई मुकाबला नहीं है। ठीक कोई है, मुकाबला संजय सरकार जी। आजाद जी का कहना है कि कोई मुकाबला नहीं है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी का, जो कि मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल के। एक चीज आपको बताते हैं, 2024 के बाद में नरेंद्र मोदी अमित शाह को दिखाई नहीं। मैं ये भविष्यवाणी आपको चैनल से अभी से चालू कर दे रहे हैं। और किस रूप से देखा जाएंगे, जो पंजाब में जो भारतीय जनता पार्टी को विधायक को जैसे कपड़ा उतार कर दौड़ चढ़ाया है, उसी रूप से हिंदुस्तान में अमित शाह नरेंद्र मोदी रास्ता में निकलेंगे तो 24 को बाद में वही चीज देखने के लिए मिलेंगे। ये भाई साहब को राजनीतिक अनुभव नहीं है। जब आज उत्तर प्रदेश चुनाव में क्या हुआ, पंचायत चुनाव में बुरे तरह हार चुके हैं, कितने एंटी कॉम्बिनेशन हुआ है उसको मतलब योगी आदित्यनाथ के सरकार में इनको मालूम नहीं है, शायद डाटा लेके नहीं बैठते हैं। सबसे बड़ा बात है डाटा लेके नहीं बैठता। भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ी कमी क्या है मालूम है आपको? मतलब ये राजनीति तो करते हैं लेकिन राजनीति ढंग से नहीं कर पाता है। तो आपको मतलब जो साइकोलॉजिकल जो बात है इसके अंदर में है नहीं है। इसके अंदर में गोबर है, गोमूत्र है, भाभी जी का पापड़ है। देश कहाँ बढ़ सकते हैं? मैं क्या देखा सामने में, गुजरात में एक हॉस्पिटल में एक बेड में 3 आदमी सोए हुए हैं। वहाँ पर का उसको दवाई चाहिए था, क्या दवाई चाहिए था? एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्टोलाइन, पैरासिटामोल, ये सब दवाई चाहिए था। हम देख रहे हैं एक व्यक्ति जाके वहाँ का पेशेंट के मुंह में गोमूत्र दे रहा है। देखिए कितना बड़ा इन्फेक्शन फैल सकता है वहाँ पर। उसमें इन्फेक्शन फैल के उसको इमीडिएट मर सकता है क्योंकि उसमें टॉक्सिन ज्यादा रहता है गोमूत्र में। ये जानकारी नहीं है, ये सब जानकारी रखना पड़ता है इंश्योर को। आप दूसरे नंबर पर लोग बात बोल रहे हैं कि ये ममता बनर्जी आ रही है। मैं आपको हकीकत बताता, हम लोग जाकर रिटर्निंग ऑफिसर से बात किया, आप रिकाउंटिंग कीजिए। तो उसने बोला कि हम रिकाउंटिंग नहीं कर सकते। हम लोग क्यों नहीं कर सकते? बोले मेरे जान का खतरा है। हम कहाँ खतरा? हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, आप कीजिए। बोले जब तक सरकार नहीं बनाएंगे हम तब तक मैं यहाँ से निकलेंगे तो हम मर्डर हो जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का देखिए एक रिटर्निंग ऑफिसर को भी धमकी देता है। अगर ममता दीदी का रिकाउंटिंग हो जाती है, आप हर चैनल में 2 घंटे तक दिखाया गया दीदी 1200 वोट से जीती हैं। हम अगर झूठ बोलेंगे तो आप भी बताएंगे। आपको चैनल में भी दिखाया दीदी 1200 वोट से जीत गया। 2 घंटे के बाद में क्या हो गया? दीदी हार गया। जो चीज बिहार में किए थे, मैंने मेरे एक परिचित कांग्रेस का जो प्रतिद्वंदी था वहाँ पर सीएलपी लीडर था अशोक राम जी को हम 1:30 बजे तक देखा 10,500 वोट से जीत गया है। 10,500 वोट से जीत गया है। फिर 2:30-3 बजे के बाद में जब न्यूज देख रहा 575 वोट से हार गया है। ये हिंदुस्तान है, ये तो माफियागिरी से कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन एक चीज तो आप मानेंगे ना, एक पल वो भी आया था संजय सरकार जी, जब कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो टीएमसी भी हवा को देखकर, बीजेपी की हवा को देखते हुए कुछ हद तक के लिए सहम जरूर गई थी। और शायद यही कारण है जिसके चलते मार्च में बाकायदा ममता दीदी ने चिट्ठी भी लिखी थी 5 मुख्यमंत्रियों को, गैर बीजेपी शासित राज्यों के 5 मुख्यमंत्रियों को, सोनिया गांधी को, सबको चिट्ठी लिखी थी कि अब विपक्ष को एकजुट होने की जरूरत है। कर पाए हैं क्या? नहीं, देखिए एक चीज बताए, हम दे रहे नहीं थे। आपको चैनल में भी जब बैठे थे, एक भाई साहब एंकर बैठे थे, हमने बोले थे देखिए हम 220 के सीट से ज्यादा लेके हम जीत के बंगाल में आएंगे। जैसे हम चुनाव आयोग को खिलाफ बोलना, 8 दफा में चुनाव करने की जरूरत नहीं था, कोरोना बढ़ सकता है। जैसे आपका एंकर भाई बोला था, संजय सरकार डर से भय से बकला रहे हैं। अगर सही बात बोलना बकलाना है तो आप सोचिए हम बकला गया है क्यों? 8 दफा में चुनाव करके क्या फायदा हुआ भारतीय जनता पार्टी? हम तो बुरे तरह से नकार दिए हैं। आपको मालूम है एक सीट से हम लोग जहाँ पर जीते, कहीं 77,000, 80,000, कहीं 1 लाख वोट से भी जीते हैं विधानसभा असेंबली। ठीक है, विपक्ष को एकजुट कर पाएंगे क्या आप? ममता बनर्जी में इतनी क्षमता है, उनके पास ऐसी फेस वैल्यू है जिसके चलते आप विपक्ष को एकजुट कर पाएंगे। 2019 में भी कोशिश की थी उन्होंने, इस साल मार्च में भी कोशिश की थी। मेरे को दिग्गज लीडर लोग फोन किए हैं, फोन करके बोले हैं ये हम लोग ममता जी को साथ में शामिल होना चाहते हैं। अजय जी को जैसे कर्नाटक से डी शिव कुमार जी बोला हम ममता जी को हम लोग समर्थन करेंगे। और आपको गुजरात से भारतीय जनता पार्टी के बलेंदर बघेल और आपको अर्जुन मोटवारा जी मेरे को फोन किया था कल बधाई के साथ में, बोले हम लोग ममता दीदी को साथ में है। इसकी चाहते देखिए, एक ममता दीदी दुर्गा माता को काम कर सकती है। बताओ लीडर स्वीकार करेंगे क्या? जितने भी विपक्षी दल है जब वो एकजुट होंगे तो बताओ लीडर स्वीकार करेंगे उनको? जो जहाँ मजबूत है हम उसको वही समर्थन करेंगे। हम सबको एक जगह लोकेश लड़ेंगे। दुर्गा माता जब आपको मतलब मैदान में जब आई है तो दुर्गा माता को काम है राक्षस को वध करना। राक्षस दुर्योधन, दुर्शासन और जो राक्षस भारत और ये कंस और इसके अलावा रावण, इसको वध करने के लिए दुर्गा माता अभी दिल्ली की तरफ जाएगी। नहीं मैं हाँ बिल्कुल दिल्ली की तरफ, वही मैं पूछ रही हूँ कि दिल्ली की तरफ जब कूच करेंगी, दिल्ली की तरफ जब कूच करेंगी तो आप भी जानते हैं उतना आसान नहीं है।
सामने आ चुका है। और उतना लोकतांत्रिक उपाय उतना से उसको आसान नहीं हटाएंगे। है, उतना आसान नहीं है संजय सरकार जी, ये हकीकत आप भी देखिए, जानते हैं। मेरा सवाल यही है कि देखिए, क्या एक वो चीज आपको विपक्ष को एकजुट करके, क्या विपक्ष उनको बतौर लीडर वन फेस, क्या उनको स्वीकार करेगा, खासतौर पे तब जब सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस भी है? अच्छा, मैं एक चीज आपको प्रियंका जी पूछता है, जनता का आगे कोई है? जनता का आगे कोई है, आप बताइए। नहीं, जनता के आगे कोई नहीं है, जनता जनार्दन है वो। अगर मार्स अगर रास्ता निकाल दिया है तो सोचिए मोदी जी को दादा नाना जितना भी आप कुछ रुक नहीं पाएंगे। शायद इसको यहाँ से दे, जैसे मेहुल चौकसी तीन दादा। ठीक है, मैंने मान लिया आपके पास उस सवाल का जवाब नहीं है, शायद आपके पास खुद भी नहीं है कि पता नहीं ऑपोजिशन उनको बतौर लीडर स्वीकार करेगी या भी नहीं करेगी। सिटीजनशिप लेके भाग गया है तीन दादा टोबोको में, तीन दादा टोबोको में भाग जाएंगे। ठीक है, 6 महीने के रहने के बाद में सिटीजनशिप मिल जाता है। ठीक है संजीव इनको भी कौशिक डर जी, है, मेरा भी कपड़ा उतार के रास्ता में दौड़ कराएंगे। ठीक है संजीव कौशिक जी, शायद संजय सरकार जी के पास मेरे सवाल का जवाब नहीं है। विपक्ष को एकजुट करने की जो कोशिश है ममता बनर्जी ने 2019 में भी की थी। हमने देखा था कि बड़ा सा मंच था, उसमें खुली हवा में आसमान के नीचे बड़ा मंच लगा हुआ था। तेजस्वी यादव वहां पर पहुंचे थे, अखिलेश यादव वहां पर पहुंचे थे और बाकायदा अरविंद केजरीवाल वहां पर पहुंचे थे। सभी बड़े नेता नजर आए थे। और इस बार यानी कि अगर देखा जाए तो मार्च 2021 में भी उन्होंने बाकायदा पत्र लिखा 5 गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एकजुट करने की कोशिश उन्होंने तब भी की, अब भी की। लेकिन क्या वो कर पाएंगी, खासतौर पे तब जब 2024 का लोकसभा चुनाव है और मोदी शाह की जोड़ी का अभी भी अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय तौर में खासतौर पे लोकसभा चुनाव के चलते अभी कोई तोड़ नजर नहीं आ रहा है। तो कर पाएंगे एकजुट, बन पाएंगे लीडर? कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है, क्योंकि दिल्ली कूच करने की तो बात कर रहे हैं यहाँ पे खुद संजय सरकार जी। देखिए, इस सवाल का जवाब आपको ढूंढने के लिए दीदी के पिछले प्रदर्शन और वर्तमान के प्रदर्शन को बहुत नजदीकी से और बारीकी से देखना होगा। हम खूब जानते हैं कि दीदी जिस तरह से इस पूरे चुनाव में लड़ती हुई दिखाई दी है, निश्चित तौर पे उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूरे ताकत को दल बल कल छल जो भी वो कर सकती थी, यहाँ तक कि केंद्रीय नेताओं से लेकर प्रधानमंत्री तक, गृह मंत्री तक और अन्य राज्यों के अलग अलग मुख्यमंत्री जो स्टार प्रचारक हैं, उन सारे लोगों को एक तरह से बंगाल में झोंक दिया गया था। यहाँ तक तो ठीक है, निश्चित तौर पे इसका एक फायदा भी दिखाई दिया जो 76 सीटों के तौर पे भारतीय जनता पार्टी देख रही है। लेकिन क्या ये 76 सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इतनी ताकत झोंकी थी? कतई नहीं। वो दीदी को 2 मई दीदी गई वाले नारे के आधार पर दीदी को बंगाल से वो रुखसत करना चाहते थे। और इतने ताकत के बावजूद भी यदि दीदी को वो हिला न सके, दीदी को उनके जगह से कम करने की तो बात ही छोड़ दीजिए, यदि दीदी और प्लस करके आई वापस, दोबारा वापस जो खेला होगा की चर्चा नारे के साथ वापस आई, ये बहुत बड़ा मैसेज पूरे हिंदुस्तान में गया है। हमें इसे देखना होगा। जो खेला होगा की बात बार बार हो रही है, दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने इसे दूसरे अंदाज में ली। मैं इस खेला होबे के बारे में बता दूं कि 1889 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीति नाट्य लिखा था, नाटक लिखा था, उसमें खेला होबे की चर्चा है उसमें। और खेला होबे का अर्थ ये था कि मेरी पुनः वापसी होगी। लेकिन इसको भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे संदर्भ में लिया कि ये खेल खेल करके यहाँ जीतना चाहते हैं। लेकिन वो खेला होबे का मतलब था कि मेरी पुनः वापसी होगी। और पूरे इलेक्शन कैंपेनिंग में जिस तरह से आक्रामक होकर भारतीय जनता पार्टी ने दीदी के ऊपर आक्रमण किया, चाहे वो दीदी के पैरों में चोट लग जाए और दीदी भी कहना या फिर उसके उपहास उड़ाना, खास करके बंगाल के महिलाओं ने इसे बहुत संवेदनशीलता से लिया। और उन्हें लगा कि देश के प्रधानमंत्री को ये शोभा नहीं देता है कि इस अंदाज में एक महिला मुख्यमंत्री को वो इंगित करें या बुलाए। महिलाओं को उन्होंने पोलराइज होने का एक मौका दे दिया। हालांकि ये अपने तरीके से उसको वार कर रहे थे। जय श्री राम का जब वो नारा लगा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो उनको लग रहा था कि एक वर्ग विशेष को हम अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन उल्टा ठीक इसके विपरीत एक ऐसे वर्ग को गोलबंद होने का उन्होंने मौका दे दिया जो शायद इनके साथ भी होता, थोड़ा बहुत इनको मिलता उसका। वो उनको मौका दे दिया कि अभी के वक्त में यदि इस तरह की ये बातें करते हैं तो जीत के आएंगे तो क्या करेंगे। उसके बाद पूरे कैंपेनिंग में आपने देखा कि कहीं भी बंगाल के सरोकारी के मुद्दे से कुछ वर्ग ऐसा था, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कुछ वर्ग ऐसा था जो सोचता था कि 10 साल के शासन में दीदी से कुछ कमियां रह गई है, जिसकी वजह से उसके मन में क्षोभ था। उसे लग रहा था कि परिवर्तन हो भी जाए तो कोई खराब बात नहीं है, परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन उस वर्ग के मन में ये बात थी कि हमारे सरोकारी मुद्दों की बात कर कौन रहा है। भारतीय जनता पार्टी गई तो क्या वो शिक्षा के बारे में बात की, क्या वो स्वास्थ्य के बारे में बात की, क्या वहाँ के लोगों के बारे में बात की, उनके जीवन स्तर के बारे में बात की? कुछ नहीं। एक अलग तरीके का वहाँ पे राह जो दोनों चीजों की बात की जाए, वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने चुना। और जिस तरह से अटैकिंग पोजीशन में वो आए,
बिल्कुल इनके विपरीत। आप हमें ये बताइए कि देश के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री जिस तरह की रैलियां कर रहे थे वहां पे, और जितने लोग उस रैलियों में जा रहे थे, उनको देखने जा रहे थे, काश वो उतने लोग केवल वोट दे देते तो फिर ये नतीजा होता ही नहीं। जाहिर सी बात है कि वो लोग जो देखने जा रहे थे, वो सुन के जब वापस आ रहे थे तो निराशा के साथ वापस आ रहे थे कि हम क्या सुनने जा रहे हैं और क्या हमको सुनने को मिल रहा है। तो वो जो भीड़ थी वो रैलियों में, जो जहाँ जहाँ भाषणों में जो लोग इकट्ठे हो रहे थे, वो वोटों में परिणत नहीं हुआ और नतीजा ये हुआ कि सामने जो रिजल्ट दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है। अब हमें ये बताइए कि मोदी जी के समकक्ष में पिछले कई वर्षों की बात मैं कर दूं, एक दिल्ली सरकार की छोड़ करके, तो क्या इस तरह से किसी ने करारी शिकस्त दी है? आप कह सकती हैं कि कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी की से हार मानते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि ये नरेंद्र मोदी की नीतियों की हार है। युवाओं ने उनकी बातों को नकार दिया है, महिलाओं ने उनको नकार दिया है, क्योंकि जब बंगाल में वो जाते थे, लोग पूछते थे कि बीजेपी के पास कोई चेहरा है तो बताया जाए। ठीक है, टीएमसी वो कहते थे कि हमारे पास तो दीदी का चेहरा है, लेकिन बीजेपी के पास कौन सा चेहरा है? बीजेपी वाले खुलेआम कहते थे कि हमारे पास नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है और इस चेहरे के सामने कोई ऐसा चेहरा नहीं। बिल्कुल, और यही चीज जहां तक देखा जाए तो व्यक्तिगत टिप्पणी काफी प्रभावी रही है, खासतौर पे तब जब अयोध्या में बाकायदा नींव डाली जा रही थी तो उस दौरान पहली बार जय श्री राम नहीं बल्कि जय सिया राम सुनने को मिला था, जिसमें काफी बदलाव भी देखने को मिला कि अच्छा, इस नारे में सिया नाम भी आ रहा है। और ऐसे में जब महिलाओं को लेकर, खासतौर पर जैसे कि आपने कहा कि महिला मुख्यमंत्री को लेकर जब उन्होंने टिप्पणी की तो कहीं ना कहीं ये एक नकारात्मक असर छोड़ता हुआ चला गया। अजय अरोड़ा जी, असम में हमने देखा कि बकायदा प्रियंका गांधी चाय बागान पहुंचती हैं, वहां पर जो चाय की पत्तियां हैं वो भी तोड़ती हुई नजर आई। राहुल गांधी भी पूरी मेहनत करते हुए नजर आए। उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया, प्रियंका गांधी को भी, राहुल गांधी को भी, सीधे सीधे कांग्रेस को भी। ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि ममता बनर्जी के आगे अब प्रियंका और राहुल गांधी की जो फेस वैल्यू है वो भी कम हो गई, और अगर कभी बात आती है विपक्ष के एक होने की तो फिर हाथ ममता बनर्जी के पक्ष में ज्यादा खड़े होंगे प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की बजाय? प्रियंका जी, पहला प्रश्न आपका ये था कि असम के अंदर पत्तियां तोड़ती चाय बागान में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी गए। बिल्कुल गए। चुनाव लड़ना हमारा मौलिक अधिकार है और चुनाव हम लड़े और हमें जो मैंडेट मिला हम स्वीकार करते हैं और धन्यवाद करते हैं असम की जनता का। और एक प्रश्न आपने किया कि ममता जी को लेके, मैंने क्या बोला अभी कि अभी हम कोई विश्लेषण नहीं कर रहे, न अवलोकन कर रहे हैं। अभी तो हम धन्यवाद कर रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं। आज तो मुबारकबाद का दिन है, कल भी था, आज आपको नहीं लगता अजय जी ये विश्लेषण, ये समीक्षा बहुत भारी पड़ रही है? 2014 के बाद से ही लगातार कांग्रेस से यही सवाल किया जा रहा है और वो हमेशा यही कहते हैं कि देखिए आत्ममंथन करेंगे, विश्लेषण कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, और कितना वक्त चाहिए? बिल्कुल प्रियंका जी, आपने सही कहा कि विश्लेषण हमें बार बार करना पड़ेगा। अगर हमारे पे 12 सब्जेक्ट हैं तो बारी बारी अगर मान लो हम पास नहीं हो पा रहे किसी सब्जेक्ट में तो हमें दोबारा पढ़ना पड़ेगा, दोबारा स्टडी करनी पड़ेगी, तिबारा करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हम पास नहीं होंगे, बिल्कुल पास होंगे। मैंने कहा ना, अनुभव है, समय समय की बात है, इसीलिए तो चैनल पे सुनना पड़ रहा है हमारे को। ऐसी कोई जादू की छड़ी तो है नहीं, हम लोग नहीं, इसलिए सुनना पड़ रहा है। देखिए, ईमानदारी से नहीं अजय अरोड़ा जी, इसलिए सुनना पड़ रहा है क्योंकि जनता भी चाहती है कि एक मजबूत विपक्ष हो, एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है, और ये आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। इस वजह से सवाल करना पड़ रहा है कि कांग्रेस जो सबसे पुरानी पार्टी है आखिर वो कहाँ चली गई, कहाँ गई उसकी ताकत? बिल्कुल प्रियंका, आपका सवाल वाजिब है और मैं आपकी बात से रखता हूँ। आप तो जल्द दिखा देंगे, पुरानी वाली कांग्रेस जल्द दिखा देंगे। अब आप ये प्रश्न भी करना मेरे से, कब दिखा दोगे? ये भी क्योंकि मुझे पता है प्रियंका इतनी अच्छी एंकर है, ये सवाल भी करेगी, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम खरे उतरेंगे। प्रियंका जी, जो प्रश्न आप करेंगी, जो मैं उत्तर दे रहा हूँ, इस पर खरे उतरेंगे, उतरने का प्रयास भी जारी है। ठीक है, अगर वहां पे जरूरत पड़ती है ममता बनर्जी को बतौर लीडर चुनने की तो वहां से भी पीछे नहीं हटेंगे अगर हालात ऐसे होते हैं, हाँ या नहीं? देखिए, इसके लिए मैं स्वीकृत नहीं हूँ, ये तो हमारी हाई पावर जो कमेटी है उसका डिसीजन होगा। मैं तो एक कांग्रेस का सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि जो केंद्र सरकार है, मोदी सरकार, जिस तरह से इन्होंने घमंड लिया, सारी एजेंसी अपने हाथ में ले ली और देश की मोटे हो रही है, तो मर रहे हैं, सरकार को चिंता नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो लोग त्राही त्राही मचा रहे हैं। घर घर में दुख है, जो चैनल देखते हैं सब दुखी हैं।
तो मुझे लगता है कि इनके खिलाफ तो पूरा देश एकमत होगा, पूरी पार्टियां एकमत होगी और भारत की आवाम भी चाहती है कि इस अच्छा, बीमारी से छुटकारा एक बात आप मानते हैं अजय जी कि जो अभी चाहे 2014 से ही अगर देखा जाए तो लगातार जो कांग्रेस है वो कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि कुछ स्टेट में सत्ता में है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी जहां असम में आपने इतना लंबा समय राज किया और उसके बाद लगातार बीजेपी आ जाती है, इससे पहले भी और अब भी, उस बाबत क्या आपको नहीं लगता कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जो भी कहते हैं उस पे जनता विश्वास नहीं कर पाती है, उस चेहरे पे विश्वास नहीं कर पाती, उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर पाती? क्या ये आपको एक बड़ा लूज पॉइंट नजर नहीं आता? कहीं ना कहीं अब विश्वास को बताने की जरूरत है, जगाने की जरूरत है लोगों में, ताकि फिर से वो विश्वास करना सीखें। बिल्कुल, बड़ा सही प्रश्न किया आपने प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अगर उनके हाथ में पीतल है या चांदी है, या वो पीतल को पीतल बोल रहे हैं। हाँ। और हमारे जो देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो मार्केटिंग झूठी कर रहे हैं। वो पीतल को सोना, अच्छा मैं जनता को दोष ही देता कि जनता उनके धोखे में आ गई, लेकिन मार्केटिंग का जमाना है आजकल और हमने मार्केटिंग नहीं की, हम उसी नीति पे चल रहे हैं, ईमानदारी की, और हम बिल्कुल सच्चे मन से और विवेक से चुनाव लड़ते हैं। हमें चालाकी और अपनी सत्ता का मिसयूज करना, ईडी, सीबीआई, जहाँ चुनाव होता है, आप बंगाल में ले लीजिए, जब चुनाव हुआ तो किस प्रकार से ईडी का प्रयोग किया गया और किस प्रकार से चुनाव आयोग पे हावी रहे। और वो तो ठीक है, ममता जी जीत गई, 8 चरणों में क्यों चुनाव कराया? 2-3 चरणों में चुनाव हो सकता था। अगर यही चुनाव जो 8वें चरण का चुनाव था, 8वें चरण में सारा चुनाव होता, इनकी 3 सीटें भी नहीं आती, क्योंकि कोरोना इतना, जब से चुनाव शुरू हुआ आखिर के 2-3 चरणों में कोरोना इतना फैल गया था कि लोग मर रहे हैं, जगह नहीं है, सड़कों पे जलाने के लिए जगह नहीं है, शमशान के बाहर, पार्किंग में, पार्कों में, घरों के बाहर लोग चला रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। हम किस भारत के नागरिक बन गए? लाशन मरने के बाद भी 2 गज जगह नहीं मिल रही, मरने के बाद भी शर्म आती है कहते हुए भी। चैनल पे बैठे बड़ा दर्द होता है। आपने अपने सवाल का जवाब खुद इस बात में दे दिया। देखिए, आपने खुद माना कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने, जैसे कि आप कह रहे हैं कि साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी पश्चिम बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी की बातों पर विश्वास किया। ठीक है, वहां पे मार्केटिंग, ऐसा नहीं कि मार्केटिंग की कमी वहां पर नहीं हुई है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि खूब मार्केटिंग की गई, सभी साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने ममता बनर्जी को चुना, उनकी बातों पर भरोसा किया। मेरा सवाल वही है कि आखिर लोग राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी कांग्रेस पर भरोसा क्यों नहीं कर रही है? कहाँ चूक हो रही है? बिल्कुल करते हैं। आप देखिए पंजाब में किस प्रकार से हमें प्रेम मिला, और भी राज्यों में आप जहाँ राजस्थान में देखिए, अच्छा सत्ता पाने के लिए, जैसे हमारी मध्य प्रदेश में सरकार थी, आपको पता है किस प्रकार से प्रियंका हमारी सरकार गिरी, इन्होंने कैसे प्रलोभन दिए हमारे बच्चों को। ये मत कहिए कि उन्होंने गिरा दिया, ये मत कहिए कि उन्होंने गिरा दिया। देखिए, अगर आपके हाथ से कोई रोटी छीन के लेकर चला जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं कमी आपकी भी होती है कि आपके खुद के लोग भरोसेमंद नहीं है, बिल्कुल, अगर वो आपसे संतुष्ट नहीं है। बिल्कुल प्रियंका, ये झपटा मारू है, ये चुरा के ले जाते हैं, ये ब्लैक मार्केटिंग वाले हैं, ये छीन के ले जाते हैं। इनको सत्ता चाहिए। अगर सत्ता चाहिए थी तो इन्होंने चुनाव कराया 5 राज्यों में, इनको उम्मीद थी कि हम बंगाल जीतेंगे, लेकिन नहीं जीत पाए। इन्हें सत्ता चाहिए। सत्ता के लिए क्या कोरोना पूरे देश में फैल जाए? 1 लाख से 34 लाख एक्टिव केस हैं। देखिए ना, पिछले साल से सोए हुए थे क्या? नवंबर दिसंबर में दूसरी घंटी बजी थी कोरोना की, ये सो रहे थे जब। क्यों नहीं किया? ये चुनाव में जीत, ये पंचायत चुनाव चाहिए, सत्ता चाहिए सिर्फ। चलिए, आप कोरोना का बार बार जिक्र कर रहे हैं, तो एक बात बताइए, अब इस मुद्दे को लेकर, कोरोना जो महामारी है उससे छुटकारा पाने को लेकर क्या विपक्ष एकजुट होकर यहाँ इस मसले को लेकर ममता बनर्जी का नेतृत्व स्वीकार करके क्या सत्ता पक्ष पर हावी होगा? प्रियंका, इसके लिए चाहे ममता जी हो, चाहे और राजनीतिक दल हो, जो भी हम उनके साथ हैं। अगर कोरोना को सही करने के लिए हम सकारात्मक कोशिश करते हैं, कोई सा भी चेहरा हो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बिल्कुल हर पार्टी के साथ है जो इस बीमारी से निजात पाए और केंद्र सरकार से छुटकारा दिलवाए। ठीक है आजाद जी, काफी मेहनत की गई थी। अगर देखा, सब लोगों ने देखा कि किस तरह से कोरोना काल में भी रैलियां हुई थी पश्चिम बंगाल में बाकायदा, और उस बाबत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने 12 दिनों में 15 और अमित शाह ने 28 दिनों में 62 रैलियां की।
नतीजा सबके सामने है कि उसका नतीजा क्या हुआ। ठीक है, माना कि आप विपक्ष में आ गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चुनौतियां कम नहीं है, खासतौर पे तब जब 2024 है। प्लानिंग को लगता है आपको कोई झटका लगेगा, एक नया थिंक टैंक बनाने की जरूरत है, खासतौर पे जब चुनौती यहाँ पर ममता बनर्जी की तरफ से है। जी प्रियंका जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है, और थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी होगी और इसमें विचार करने की जरूरत है। हाँ, पूरी मेहनत करी, पार्टी के हर कार्यकर्ता ने पूरी मेहनत करी है और आने वाले समय में पूरी मेहनत करेंगे और बढ़िया अच्छा प्रदेश होगी हमारी पार्टी। बहुत ही आसानी से जवाब दे दिया आपने। ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव आप भूल गए और पंजाब का भी विधानसभा चुनाव भूल गए हैं। ऐसे में आपको नहीं लगता जिस तरह से ममता बनर्जी जीती है, उस बाबत विपक्ष को अब ऑक्सीजन मिलनी शुरू हो गई है? भले ही अभी ऑक्सीजन की किल्लत हो, लेकिन विपक्ष को बकायदा अगर देखा जाए तो ममता बनर्जी की जीत के बाद ऑक्सीजन मिली है, तो अब उत्तर प्रदेश में भी चुनौती होगी, खासतौर पर जहां पर अगले साल विधानसभा चुनाव है। जी आजाद साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, मैं ये कह रही हूँ कि अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जो अगले साल विधानसभा चुनाव है, तो जिस तरह से विपक्ष को ऑक्सीजन मिली है, वहां मुकाबला कड़ा हो सकता है। विपक्ष को जैसे दिल्ली में केजरीवाल ऑक्सीजन दे रहे हैं, ऐसी ऑक्सीजन मिली है विपक्ष को। ठीक है, लगता है अब तक मेरी आवाज ठीक से नहीं पहुंच रही है। संजय सरकार साहब, पश्चिम बंगाल ठीक है, लेकिन वहां से बाहर निकलकर पूरे भारत को जितना आसान नहीं होगा, मानते हैं आप? नहीं, मैं एक चीज आपको बताता हूँ, सब कुछ आसान है। मैं आपको कोरोना के लिए अभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि कोरोना एक बहुत बड़ा महामारी है और मेरे भाई बहन माता पिता जो सबको बचाना अपना एक ये रहता है, जिम्मेवारी रहता है। क्या प्लानिंग है फिर इसके लिए? सिर्फ राजनीति करने से नहीं चलता है। मैं आपको दो चीज हम आपको नमूना बताता हूँ। भारत बायोटेक को आपको कोरोना कोवैक्सीन बनाने के लिए दे दिया है, उस 4 महीना में कितना कोवैक्सीन बनाया है? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप इस सवाल से भाग क्यों रहे हैं संजय सरकार साहब। जब भी मैं आपसे सवाल करती हूँ कि क्या भाई पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी बाहर निकलेंगे, आप लगातार इस प्रश्न को टाल देते हैं। बिल्कुल निकाल के बाहर आ रही है और नेतृत्व देने के लिए वाराणसी से लड़ेंगे फिर 2024 में, ऐसी कोई प्लानिंग है क्या? नहीं, सब राजनीतिक दल ऑलरेडी ममता बनर्जी को बोला हम आपको साथ में है। शरद पवार से लेके अखिलेश से लेके तेजस्वी से लेके लालू जी भी अभी बाहर में आया था, लालू जी भी बोले फोन करके। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को सब गठबंधन में जो थे उन लोग भी धीरे धीरे दीदी को इसका शिवसेना भी आ रहा है। अजय अरोड़ा जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्होंने भी अभी साफ तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया है। उन्होंने कहा कि परिस्थितियां देखेंगे, उसके बाद ममता बनर्जी को लेकर फैसला करेंगे। कांग्रेस भी बिल्कुल समर्थन करेंगे, कांग्रेस बिल्कुल समर्थन नहीं, लेकिन लीडर नहीं मानेंगे ना। देखिए एक चीज गांधी परिवार से ऊपर नहीं उठेंगे वो। नहीं, आप भी क्या बता रहे हैं, सुनिए एक चीज आपको बताता है। देश के जनता को कहा जाए परिवर्तन जरूरी है, परिवर्तन जरूरी है, लेकिन कांग्रेस अगर ऐसे भी सवाल हो जाएंगे परिवर्तन जरूरी है कांग्रेस मजबूरी है, ये भी हो सकता है, स्लोगन ये भी हो सकता है। लेकिन हकीकत में आपको क्या पता, कोरोना काल में जो स्थिति भारत मोदी सरकार ने जो गुमराह किया आपको चैनल के माध्यम से, ये 2-3 चीज बोलना बहुत जरूरी है, टेक्निकली चीज है। भारत बायोटेक को वैक्सीन बनाने के लिए कोवैक्सीन बनाने के लिए दिया है, उसमें 2-3-4 महीना में ये 2,60,000 पीस बनाया है। एक साल में कितना ज्यादा से ज्यादा 7 करोड़ बना सकते हैं। मेरे देश की आबादी 135 से 40 करोड़ है, तब कब तक ये कोरोना खत्म होगा? दूसरे नंबर देखिए इनकी व्यवस्था जो है ये पूरा नहीं, सेल को पास में सेल मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड मिनिस्टर ऑफ स्टील के अंडर में पड़ता है। 11,000 मेट्रिक टन इसको बस ऑक्सीजन है, लेकिन कंटेनर के लिए ये ऑक्सीजन दे नहीं पा रहा है। मैं आपको हकीकत बताता है, भारतीय जनता पार्टी कहाँ मतलब जब एकदम बिल्कुल फेलियर हो है उस जगह में आपको बता रहा है। और मैंने बामन लॉरी इसको लॉजिस्टिक करते हैं, बामन लॉरी कंपनी जो मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर में पड़ता है, वो इनका लॉजिस्ट है। हम पूछे कौन से देश में वैक्सीन भेजा गया है, तो इसने बोला मेरे देश में जो दिखाए रहे हैं 13 करोड़ का वैक्सीन हुआ है। अभी तक मैंने बाहर ही भेजे 2 से 3 करोड़ वैक्सीन, तो 13 करोड़ को जो वैक्सीन के बारे बोला है बिल्कुल बेबुनियाद झूठ है। तो बंगाल में पहले भेजा 2 लाख वैक्सीन, बाद में 4 लाख वैक्सीन, और बंगाल का आबादी है 13.5 करोड़ आदमी। ठीक है, देखिए संजय सरकार साहब, अगर आप पश्चिम बंगाल से बाहर निकलने के लिए और खासतौर पे अगर विजय रथ बीजेपी का रोकने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए पूरे देश की जनता को आपको अपना समझना पड़ेगा। और ऐसे में पश्चिम बंगाल की जनता को वैक्सीन मिली या फिर कोरोना वहां पे कितना कंट्रोल हुआ, उसके लिए आप बाकायदा प्रयोग करेंगे, कोशिश भी करेंगे। लेकिन अगर पूरे देश में अगर देखा जाए तो जनता को अगर कोरोना से मुक्ति देनी है, तो उसके लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की भी जरूरत है, चाहे फिर वो वैक्सीन के प्राइस को लेकर हो, चाहे फिर वो वैक्सीन के डोजेस को लेकर हो, या दूसरे
संसाधनों को लेकर हो, तो उसके लिए क्या प्लानिंग है ममता बनर्जी की? क्योंकि अब लोगों की उम्मीद भी बढ़ेगी उनके साथ ही, अगर वो यहाँ पे नेशनल लीडर बनने की सोच रही है तो। नहीं, आपको हम बताते हैं एक चीज, ममता बनर्जी बिल्कुल नेशनल जो अभी जो पॉलिटिक्स आ रहा है उसमें बिल्कुल लीड देंगी, और उस तरफ से लीड देंगे जहां जहां जो मजबूत है उसको साथ में लेकर हम लोग काम करेंगे। अपना काम ये नहीं कि तृणमूल अकेला करेंगे, सबको लेकर चलना है, सबको लेकर सबको विकास। मोदी जैसे भाषणबाजी नहीं है, मैं आपको हकीकत बताता हूँ। और अजय अरोरा जी क्यों पार्टी इतना तक स्टैंड नहीं कर पाया? जी राहुल गांधी का जो मतलब जो एडवाइजर थे, सलाहकार था, मैं मनोज मट्टू जी को 2007 में एक चीज बोले थे, अगर हर बूथ में आप 10 आदमी जुगाड़ नहीं कर पाएंगे, ये सरकार आपको लिए रखना बहुत मुश्किल है। आप माइग्रेंट बात के तरफ से भाषण देने के लिए चुनाव को समय जाएंगे और साल भर नहीं रहेंगे तो आप कभी संगठन नहीं कर सकते। बूथ संगठन सबसे बड़ा चीज है। जो मैं मेरे बूथ कैडर आप कितना आपको बताते हैं, मेरे 78,903 बूथ था और मेरे 78 लाख बूथ कार्यकर्ता था। मैं हर चीज जीतने के लिए जीते हैं। इतना लीडर निकालने के बाद भी हम उसको चिल्लर क्यों कर पाए? जो लीडर दिया है उसमें आपको 99% जो लीडर है भारतीय जनता पार्टी में जो शामिल हुआ था वो हार चुके हैं। 2 से 3 लीडर जीते हैं, 3-4 लीडर जीते हैं। मैं आपको बताया था 130 लीडर में से 4 जीते हैं। हम नाकाम क्यों कर पाए? हम बूथ का जो संगठन था मेरा बहुत मजबूत बूथ था। हम अजय अरोरा जी को बोलेंगे आप पहले बूथ का संगठन पहले तैयार कीजिए, और वो माइग्रेंट बात की तरफ जो होता है ना, जो अच्छा, मतलब पर्दे के पीछे से तैयारी शुरू हो चुकी है। पर्दे के पीछे से तैयारी, बातचीत शुरू हो चुकी है। ठीक है संजीव कौशिक जी, प्लानिंग नहीं कर कभी जीत नहीं पाएंगे आप। ठीक है संजीव, आप ठीक है, मान लिया ना आपने की जनता से बड़ी प्लानिंग होती है, खुद ही कह दिया आपने की प्लानिंग नहीं होगी तो फिर कभी कुछ हो नहीं पाएगा। चलिए ठीक है, बिल्कुल हाँ, प्लानिंग नहीं है, कांग्रेस का प्लानिंग नहीं है। बूथ संगठन जब तक तैयार नहीं कर पाएंगे प्रियंका जी, तब तक कांग्रेस कभी भी जीत नहीं पाएंगे। बूथ का संगठन हम लोग क्या बोला है, मुकुल राय को जो चोर है, शुभेंदु का चोर है, शोभन चोर है, ठीक है, ये सब चोर कुछ ने बोला भारतीय जनता पार्टी। हम लोग बोला ये चोर किससे कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी को पास में गया। ठीक है, ठीक है, चोर को अगर भारतीय जनता पार्टी को जरूरत पड़ गया तो ये चोर आपको क्या सेवा करेंगे? ठीक है संजीव कौशिक जी, ये इसमें बूथ संगठन में। ठीक है संजीव कौशिक जी, ठीक है, बिल्कुल आपकी पूरी बात आ गई संजय सरकार जी। संजीव कौशिक जी, यहाँ अगर चाहे आप सवाल अजय अरोड़ा जी से पूछिए या फिर संजय सरकार जी से पूछिए, जब भी हम ये कहते हैं कि देखिए राजनीतिक तौर पर अब ममता बनर्जी का कद बढ़ गया है, तो जब आप विपक्ष को एकजुट करेंगे 2024 के लिए, थिंक टैंक एक पूरा तैयार करेंगे, तो उस दौरान आपको एक चेहरे की जरूरत पड़ेगी, और वो चेहरा इस वक्त अगर फेस वैल्यू देखा जाए तो ममता बनर्जी की ज्यादा है, लेकिन एक्सेप्ट करने को कोई तैयार नहीं है, साफ तौर पे कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। बल्कि यहाँ पे अजय अरोड़ा जी का कहना है कि आगे परिस्थितियां देखेंगे उसके बाद फैसला लेंगे। क्या ये मानकर चला जाए कि कहीं ना कहीं पीएम रेस भी यहाँ पे वजह है कि अगर एक चेहरा चुनेंगे तो फिर उसके लिए बाकायदा उसको रेकमेंड भी करना पड़ेगा पीएम के लिए, तो अभी भी सियासत ही है। देखिए, हमें ये बात समझनी होगी कि केंद्र की राजनीति और राज्य की राजनीति दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इसी विश्लेषण के बदौलत हम कहते थे कि नरेंद्र मोदी हो सकता है कि पूरे देश के लिए सर्वमान्य हो, लेकिन बंगाल के लिए सर्वमान्य नहीं होंगे, क्योंकि वहां पे हम मुख्यमंत्री का चुनाव करने जा रहे हैं और बंगाल की जनता अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि का चुनाव करने जा रही है। इसके जेहन में भी ये बात थी कि नरेंद्र मोदी को यदि हम चुनते भी हैं तो क्या वो प्रधानमंत्री होने के नाते बंगाल में भी वही चेहरा होंगे या वही आके यहाँ पे शासक के रूप में रहेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि केंद्र और राज्य की राजनीति में जमीन आसमान का अंतर होता है, और उसी का नतीजा है कि ममता बनर्जी आज काफी है। जो सवाल आप हम बार बार पूछ रही हैं, चाहे वो अजय अरोड़ा जी से पूछ रही हो या फिर टीएमसी के संजय सरकार जी से आप पूछ रही हैं, ये लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी नहीं होती थी और बहुत बड़े मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी, उस समय भी बाकी जो भी विपक्ष की पार्टियों के लोग थे वो आपस में एक सहमति बनाते थे और मिलकर एक बार चुनाव लड़ते थे, और कई बार सरकारें भी बनाई। इधर भारतीय जनता पार्टी भी उसमें सहयोगी के तौर पर रही। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आज एक मजबूती के साथ केंद्र में विराजमान है, और ये जो जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं उन लोगों को इकट्ठा होना ही होगा यदि वो चाहते हैं उनको टक्कर देने के लिए। नहीं तो यदि वो खानों में बटे रहेंगे तो खामियाजा इन्हीं लोगों को भुगतना होगा। और निश्चित तौर पे आज के वक्त में ममता बनर्जी एक ताकत के रूप में उभरी है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी को भी लोगों ने बहुमत दिया है पहले बंगाल को संभालने के लिए और बंगाल को मजबूत करने के लिए। लेकिन जो बहुमत दिया है, जो अपार बहुमत मिला है, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सारे आरोपों, सारे अटैक को झेल करके निखर के निकली हैं, उनके ताकत में निश्चित तौर पर इजाफा हुआ है। बहुत सारे ऐसी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो उम्मीद के तौर पर उनको देखती हैं और उन्हें लगता है कि यदि ममता बनर्जी नेतृत्व करने के लिए तैयार होती है तो निश्चित तौर पर केंद्र को एक सशक्त विकल्प
या उसके सामने खड़ा करने की एक ताकत निश्चित तौर पर ममता बनर्जी के अंदर होगी। ये भविष्य के गर्त में है कि इसके लिए चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस पार्टी कितना झुकाव अपने आप में लाती है। निश्चित तौर पर ये कहना बड़ा आसान है हर जगह, यदि कांग्रेस पार्टी आज भी ये कहने को मजबूर है और लगातार ये कह रही है कि हम आत्ममंथन करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे, हार पे हार लगातार आप हारते चले जा रहे हैं। ये राज्य जो राज्य उनके हाथ में है वो सबके सामने है, लेकिन जो दुर्गति हो रही है कांग्रेस पार्टी की, आज ये जो रिजल्ट आए हैं, वेस्ट बंगाल के जो रिजल्ट आए हैं, उसमें वामपंथ और कांग्रेस एक तरफ से सफाया ही है। कहीं से भी न ममता बनर्जी इसमें माइनस में गई है और न भारतीय जनता पार्टी माइनस में गई है। तो ये रणनीति जो कांग्रेस पार्टी की है, इसको बदलने की जरूरत है यदि आपको पुनः वापस अपने मजबूती में आना है। निश्चित तौर पर कब तक आप ये कहते रहेंगे, एक सीमा रेखा होनी चाहिए। हर इलेक्शन के बाद में हर बार ये सवाल आपसे पूछे जाएं और आप कहें कि नहीं हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए, हम तन के खड़े हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। यदि आप खड़े नहीं होंगे तो आपको सपोर्ट करना होगा उस आदमी को हटाने के लिए सत्ता में से जो तन के अभी बैठा है। तो ये दोनों परिस्थितियों पे आपको ध्यान देना होगा। और ममता बनर्जी ने, फिर मैं दोबारा दोहराऊं कि जिस तरह से सारे चक्कर को झेलते हुए अपने आप को निखारा है, निश्चित तौर से उम्मीदें बढ़ी है ममता बनर्जी के प्रति। अब वो केंद्र में कितना सफल होती है, उनके नाम पर कितनी सहमति बनती है, ये एक अलग सवाल है। और मेरे समझ से बनना भी चाहिए। इससे पहले हमने देखा है कई बार इस तरह से सहमति बनी है। तो ममता बनर्जी के नाम पे यदि जाए, फिर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इससे पहले 2019 में भी गोलबंद होने का प्रयास किया गया था, लेकिन खानों में सारे लोग बटे हुए थे, ईमानदारी पूर्वक सारे लोग। ये जब तक हम मेढक बने रहेंगे, तराजू पर एक साथ नहीं बैठने की जिद पे रहेंगे, 2 को चढ़ाएंगे और 3 करके कूद जाएंगे, तब तक किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी भारी बन के बैठेगी। आपको संतुलित होना होगा, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना होगा और इसके लिए बड़े ठंडे दिमाग से सारे लोगों को ये सोचना है कि जो सरकार की नीतियों का हम विरोध करते हैं, एक स्वर में मिलकर विरोध करें ताकि उसका कुछ मतलब निकले, उसके कुछ मायने हो। अब देखना है कि आने वाले दिनों में ममता बनर्जी वाकई, बहुत सारे लोग उम्मीद से देख रहे हैं, कुछ लोग उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, कुछ लोग दिल्ली की तरफ कुछ करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी के इस तरह से मजबूती से जीत के बाद एक उम्मीद की किरण तो जगी है। ठीक है, अभी आपने बोला भी दिल्ली कूच करने के लिए सोच रही है, तो ममता बनर्जी के लिए क्या दिल्ली अभी बहुत दूर है? देखिए, बहुत दूर है ये कहना ठीक नहीं है। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत भी करने की जरूरत है। हम खूब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के में जिस तरह से कल बल और छल के साथ, मजबूती के साथ आज गड़ी हुई है, उसको उखाड़ फेंकना आसान भी नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा कि केवल ममता बनर्जी से ये संभव नहीं है। ममता बनर्जी को बाकी लोग कितने ईमानदारी के साथ आगे बढ़ के उनका हाथ थामते हैं और आगे निकलने की बात करते हैं, ये बहुत मायने रखेगा। इसमें मायावती जैसे पार्टी, बसपा जैसी पार्टियां भी होंगी, समाजवादी पार्टियां भी होंगी, कांग्रेस भी होंगी। तो ये सारे लोग ईमानदारी से, मैंने कहा कि इसके लिए पहले एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके और ये ध्यान में रखते हुए कि बहुत मजबूती से चल रही एक सरकार के अगेंस्ट हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, ईमानदारी से कितने लोग इकट्ठे होते हैं। फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि ईमानदारी पूर्वक कितने मजबूती से इकट्ठे होते हैं, ये मायने रखता है। आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। अजय अरोड़ा जी, इस वक्त अगर देखा जाए तो विपक्ष में ऊर्जा भी है, ऑक्सीजन भी है और मौका भी है। फायदा उठाने के लिए क्या प्लानिंग है आपकी? प्रियंका, नुकसान फायदा नुकसान की नहीं है। बात यह है कि देश के लिए कुशल विपक्ष सब एक हो जाए और देश पे दोबारा नियंत्रण कर ले और इस सरकार से छुटकारा भी पाना है। और जहां तक आपने और मैंने भी सुना संजीव कौशिक जी को, इन्होंने बड़ी अच्छी बात भी की। इन्होंने कांग्रेस को लेकर भी कहा, नीतीश को लेकर भी बोला। और बिल्कुल हम जो इन्होंने सुझाव दिए, और ये संजीव कौशिक जी हो चाहे सरकार साहब हो, हम सुझाव को स्वागत करते हैं। हमारे लिए इतना दर्द, इतना प्रेम रखते हैं, चाहे सरकार साहब हो चाहे कौशिक साहब हो, कि वो सब चाहते हैं। एक समय पहले भी आया था प्रियंका, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, वो समय भी चुनाव हार गई थी, लेकिन उसके बाद हमारी वापसी हुई और हमें उम्मीद है कि जैसे हमारी पहले वापसी हुई थी वैसे वापसी फिर दोबारा होगी। ठीक है संजय सरकार साहब, लोग ममता बनर्जी की तुलना जो है वो अब ज्योति बसु से करने लगे हैं, खासतौर पे जिनके नेतृत्व में लेफ्ट ने कम से कम 23 साल तक राज किया। अब अगर तुलना ज्योति बसु से हो रही है तो ये बताइए, ये फेवर में जाएगा या फिर विपक्ष में जाएगा? मैं एक चीज आपको बताता है, ममता दीदी अगले पल में दीदी विपक्ष को नेतृत्व देने के लिए आ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल उखाड़ के फेंकने वाले समय आ चुका है 2024 में। आज के डेट में आप लिख कर रख दीजिए,
2024 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। मैं दावा के साथ आपको कह रहा हूँ, इस कारण मैं कह रहा हूँ, ममता बनर्जी को नेतृत्व देने के लिए सोनिया जी भी बोली है, अजय जी को शायद मालूम नहीं है क्यों हम लोग बहुत सामने रहता है दीदी को सामने, इसके लिए हम लोग को जानकारी है। उस जानकारी के हिसाब से मैं आपको बता रहे हैं और बिल्कुल दीदी नेतृत्व देंगे बंगाल से आके, और हर प्रदेश में दीदी को चाह रही है, हर प्रदेश में, नॉट ओनली कांग्रेस चाह रहा है। जहाँ जहाँ कांग्रेस का सरकार नहीं है वहाँ पर भी, जहाँ विपक्ष में भी है वो लोग जेडीएस के जैसे देवगौड़ा जी भी कहे हैं, उसको बेटा भी जो है वो भी बोले हैं, दोनों बोले हैं। हम लोग तैयार है हाथ से हाथ मिलाकर मजबूत एक सरकार दिल्ली में बना के, ये भ्रष्टाचार सरकार से देश को बचाना चाहता है और देश को जो नौजवान है उसको रोजगार देना, नौकरी देना अपना फर्ज बनता है। ठीक है, ये तो आपने बाकायदा चुनावी रैलियों में भी कहा है। चलिए ठीक है, मेरा सवाल ये नहीं था। मेरा सवाल ये था कि जो ममता बनर्जी की तुलना अब ज्योति बसु से हो रही है, जिनके नेतृत्व में बाकायदा लेफ्ट ने 23 साल तक राज किया है, इसे आप किस लिहाज से देख रहे हैं? क्योंकि उसी सरकार को, उसी लेफ्ट की सरकार को ममता बनर्जी ने स्ट्रीट फाइटर बन के उखाड़ फेंका है। हाँ ना, एक चीज आपको बताते हैं, दीदी को टोटल देश के जनता चाह रही है और दीदी उसको नेतृत्व देने के लिए बिल्कुल जा रही है। मैं हकीकत बताता हूँ, नरेंद्र मोदी को मैं 48 घंटा में 43 करोड़ आदमी ट्वीट करके उसको रिजाइन मांगा। तो सोचिए जनता, ठीक है, समझ गए। आपके पास इस सवाल का जवाब नहीं है, आप अगर घूम फिर के वहीं पे आ रहे हैं। मोदी से बढ़िया लीडर है दीदी, और मोदी से बड़ा लीडर है दीदी। ठीक है, दीदी संघर्ष करके जब आई है, दीदी हेलीकॉप्टर में सत्ता में नहीं आया, और ना दीदी को कोई आदरणीय आडवाणी जी जैसे आदमी है उसने लेकर सरकार में दी है। मोदी से बेहतरीन और बड़े लीडर है। ठीक है, ये आने वाला पल देश बताएंगे और आपको भी मालूम पड़ेंगे, ये बात आप भी बोलने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, संजीव कौशिक जी का आखिरी सवाल, 2024 में क्या बीजेपी के प्लानिंग के लिए बड़ा झटका है ममता बनर्जी की ये जीत? हाँ, निश्चित तौर पे ये भारतीय जनता पार्टी को अपने रणनीतियों में या तो सुधार करने की जरूरत है, नए सिरे से सोचने की जरूरत है, क्योंकि ये आक्रोश जो दिखाई दे रहा है बंगाल से निकल के, ऐसा ना हो कि पूरे हिंदुस्तान में फैले और भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़े। निश्चित रूप से उनके भी रणनीतिकार लगे होंगे इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए, और सुधार करने की पूरी गुंजाइश है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपनी गलतियों से सीखती रही है और सत्ता में बने रहने की जो चाहत है वो भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि बहुत दिनों के बाद में सत्ता में आई है, वो बनी हुई है। यही उसको हमेशा नए तरीके से लड़ने के लिए ऊर्जा भी देती है। बीजेपी को यदि हराना है या बीजेपी से लड़ाई लड़नी है तो बाकी विपक्षियों को भी बहुत सोची समझी रणनीति के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जरूरत है यहाँ पर लेसन, हर किसी ने लिया है, लेकिन लेसन लेने की जरूरत अब यहाँ पर कांग्रेस को भी है, क्योंकि अगर देखा जाए तो अस्तित्व उसका खतरे में पड़ता जा रहा है। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए पेट के साथ।